वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इम्यूनोलॉजी शुरू किया और वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेफिनेशन में आपको बताया गया था कि द ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड soluble molecules like antibodies। तो आउट ऑफ दिस जो सेल्स वाला पार्ट है वो हमने कर लिया है, और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनेंगे और हर चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से रखते हुए चलें। जो आपको पहले भी मैंने बताया कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आर द मेन हीरो ऑफ द इम्यूनोलॉजी। तो ऐसे में हमारा जो अब पार्ट लिम्फोइड ऑर्गन है ये ऑब्वियसली लिम्फोसाइट से रिलेटेड है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। हाँ, हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी और है एन के सेल्स की, वो बाद में मैं डिस्कस करूँगा। और मैंने टी लिम्फोसाइट्स के भी आपको 3 टाइप्स बताए थे, टी हेल्पर सेल्स, टी सी सेल्स यानी कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, और एक टी सप्रेसर सेल्स भी बताया था। वेल, अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। सो व्हाट आर एग्जैक्टली लिम्फोइड ऑर्गन्स? बच्चों, वो ऑर्गन्स जहाँ लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन, मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन होता है उन्हें हम लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, लेट मी राइट द डेफिनेशन। Lymphoid organs are those organs where origin, एक चीज origin हो जाएगी, एंड और, ये ऐसा क्यों किया अभी अपन बात करेंगे, और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। पर्टिकुलरली आप दो ही लिम्फोसाइट्स पर ध्यान दें, बी और टी लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस। तो ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन। दोज ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस। ये एंड और का क्या मतलब हुआ मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। ध्यान से सुनना आप, मैं समझा रहा हूँ आपको। और ये डेफिनेशन अभी मैंने नहीं समझाई है आपको, इस डेफिनेशन पे बाद मैं वापस आऊँगा इस डेफिनेशन पर। अभी आप देखिए दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। एक है हमारे पास प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, और एक होते हैं हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। करेक्ट। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों ध्यान से सुने, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन और मैच्योरेशन होता है, दैट्स इट। वहां पर उनका प्रोलिफरेशन नहीं होगा। क्लियर? तो पहले मैं इसके बारे में डेफिनेशन लिख लें हम कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वेयर lymphocytes originate, यानी वहां पर वो बनते हैं, originate, and they differentiate into एंटीजन। एजी का मतलब होता है एंटीजन, है ना। they differentiate into एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। और ये जो प्रोसेस है हमारा, ये जो डिफ्रेंशिएशन वाला प्रोसेस है, इसी को हम मैच्योरेशन कह रहे हैं। तो इन समरी ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट एंड डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट का मतलब हो गया मैच्योरेशन। अब मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि जब
बोन मैरो स्टेम सेल से सबसे पहले जो लिम्फोसाइट्स बनेंगे, बन तो गए, तो ये तो ओरिजिन वाला प्रोसेस हो गया। ओरिजिन होते ही बच्चों वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करने की कैपेसिटी में नहीं होते हैं, दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद एंटीजन। तो उनका मैच्योरेशन का जो प्रोसेस होगा, उस मैच्योरेशन को प्रोसेस में वो डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। जब बने हैं वो ऑब्वियसली एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आया। और हमारे पास सिर्फ दो ही ऐसे ऑर्गन हैं जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। एक हमारे पास बोन मैरो हो जाएगा, एग्जाम्पल में हमारे पास दो ही हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि सारे लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में, ओरिजिन तो सभी का बोन मैरो में होता है। और जो थाइमस है वहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। तो हमारे पास प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की कैटेगरी में जो दूसरा एग्जाम्पल है वो थाइमस का रहेगा। अब थाइमस में लिम्फोसाइट्स बनते नहीं हैं, वहाँ मैच्योर होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें हम मैच्योरेशन के प्रोसेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। और अब मैं इस डेफिनेशन पर भी वापस आ रहा हूँ कि दोज ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड और मैच्योरेशन, तो इन द सेंस कि ओरिजिन और मैच्योरेशन में बोल देता, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ऑर्गन जहाँ ओरिजिन भी हो और मैच्योरेशन भी हो। अब बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन और मैच्योरेशन होता है तो हम बोन मैरो को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कह रहे हैं। लेकिन थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन नहीं होता है, सिर्फ मैच्योरेशन होता है। एंड दैट्स वाई आई हैव एडेड और लगाया कि हम उनको भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहेंगे जहाँ पर सिर्फ मैच्योरेशन का प्रोसेस हो रहा है ना। दो एग्जाम्पल है हमारे पास प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के, एक बोन मैरो और दूसरा थाइमस। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई है। फिर से क्लियर कर रहा हूँ मैं एक बार। दोज ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस। तो प्रोलिफरेशन की तभी मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, है ना। प्रोलिफरेशन की बात बाद में करेंगे, क्योंकि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इसमें मैंने ये बताया है आर दोज ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट ओरिजिनेट एंड डिफ्रेंशिएट का मतलब मैच्योरेशन टेक्स प्लेस। अब हमारे पास दो ऑर्गन ऐसे हैं, एक बोन मैरो और एक थाइमस में। बोन मैरो में ध्यान रखना है आपको क्या क्या चीज होगी बोन मैरो में, तो ओरिजिन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, मैच्योरेशन ऑफ ओनली बी लिम्फोसाइट्स। करेक्ट। थाइमस में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ ओरिजिन किसी का नहीं होगा, मैच्योरेशन होगा, और मैच्योरेशन भी किसका, टी लिम्फोसाइट्स का। करेक्ट बच्चों, फाइन। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनो कि जब ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में और थाइमस में बन के मैच्योर हो जाएंगे, तो उसके बाद ये एक बार एंटर करेंगे ब्लड सर्कुलेशन में। और ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद ये पूरी बॉडी में हमारे पास एक और कैटेगरी है लिम्फोइड ऑर्गन्स की, जिन्हें हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहेंगे। मैं बताऊंगा वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, आप भी जानते हो उनको, अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएंगे। पर पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो कि वंस the lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes, they originate and mature in primary lymphoid organs, they migrate into the blood, they enter into the blood and then they migrate to the secondary lymphoid organs. अब ये secondary lymphoid organ में जाके करेंगे क्या, secondary lymphoid organ में पहुंचने के बाद ये वहाँ बैठे रहेंगे, वहाँ बट एकदम साइलेंटली ये वहाँ पड़े रहते हैं। और जैसे ही कोई एंटीजन वहाँ पहुँचेगा तो ये उस एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेट होने के बाद जब इन्हें लगेगा कि अब हाँ मुझे उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना है, तो डिस्ट्रॉय करने से पहले इनका काउंट इंक्रीज होना जरूरी। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा, बड़ा मज़ेदार प्रोसेस है। तो इनका काउंट इंक्रीज होना जरूरी है, तो ये वहाँ पहले डिवाइड होंगे, है ना, प्रोलिफरेट होंगे, माइटोटिक डिवीजन से ये डिवाइड होंगे। तो जो प्रोलिफरेशन वाला पार्ट होगा वो आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होगा। और एंटीजन के साथ इनका जो एनकाउंटर होना है, जो इनका इंटरएक्शन होना है, वो इंटरएक्शन भी आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ही होगा। तो दैट इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में उनका ऑरिजिन और मैच्योरेशन होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीजन के साथ इंटरएक्ट करते हैं, उसके साथ इनका एनकाउंटर होने वाला है, एंड देन दे प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। इफेक्टर सेल्स वो सेल्स होगी जो अल्टीमेटली उस
एंटीजन के साथ फाइट करेगा। पहले सिर्फ ये एक बार फर्स्ट स्टेप में होगा क्या कि वो एंटीजन आएगा और इन लिम्फोसाइट के साथ बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद वो लिम्फोसाइट्स एकदम से उसको किल नहीं करेगा। उसको एक बैक्टीरिया, एक वायरस, एक एंटीजन को किल करने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई एक बैक्टीरिया, वायरस वहाँ लिम्फोइड ऑर्गन में एंटर हुआ है, इसका मतलब बॉडी में और भी बहुत सारे होंगे। तो उनसे लड़ने के लिए हमको पूरे आर्मी की रिक्वायरमेंट होगी, और आर्मी में जो सेल्स होगी उनको हम इफेक्टर लिम्फोसाइट्स कहेंगे, इफेक्टर सेल्स कहेंगे। तो पहले उनका प्रोलिफरेट होना जरूरी है ना, नंबर इंक्रीज होना जरूरी है। तो ये जो नंबर इंक्रीज होने का प्रोसेस होगा ये भी उन्हीं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ही होगा। इसलिए अब हम यहाँ पहले डेफिनेशन लिखें कि व्हाट हैपन्स इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ध्यान रखें दो चीजें वहां पर होनी है। द लिम्फोसाइट्स interact with antigen and then proliferate to become इफेक्टर सेल्स, क्योंकि यही वो सेल्स होगी जो अल्टीमेटली आपके बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करने वाली। अब हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं बच्चों? तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उसमें से एक हो जाएगा सबसे मेन जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो है स्प्लीन। इसके अलावा हमारे पास कई सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, मैं पढ़ूंगा आपको लिम्फ नोड्स। उसके अलावा जो हमारे टॉन्सिल्स हैं, बेसिकली टॉन्सिल्स जो होते हैं वो भी एक तरह के लिम्फ नोड्स ही होते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेयस, पेचेस, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। कुछ हमारे पास लिम्फोइड टिश्यूज़ भी होते हैं, लिम्फोइड टिश्यूज़ भी होंगे। ये सब हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होंगे, मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की। एक बार क्लियर कर लें व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में ओरिजिन और मैच्योरेशन होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होगा, और उसके बाद ये प्रोलिफरेट होगी, वो डिवाइड होगी, उनका काउंट बने इंक्रीज होगा। क्या बनाएगी वो? इफेक्टर लिम्फोसाइट्स, इफेक्टर बी सेल्स और इफेक्टर टी सेल्स बनाएगी, विच विल इवेंचुअली किल द बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन। वो जो मैकेनिज्म होगा वो भी हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम एक बार इन सभी लिम्फोइड ऑर्गन्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों बोन मेरो से। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बोन मेरो है उसमें सभी तरह की ब्लड सेल्स बनती है, तो यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बोन मेरो जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि बी और टी लिम्फोसाइट्स का origin यहीं होता है। We know that our almost all bones, particularly लॉन्ग बोन्स के जो टर्मिनल्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे स्कल बोन्स, फेशियल बोन्स, उन सभी बोन्स में, जैसे मैं एक डायग्राम यहाँ आपको बना के बताऊँ, आपको याद भी होगा, आपने कहीं देखा होगा कि जो हमारी लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके जो एंड्स होते हैं वहाँ पे इस तरह के ट्रेबिक्यूले होते हैं, और ये जो हमारे पास एरिया है देयर यू फाइंड रेड बोन मेरो। ये जो एरिया है यहाँ पर इस तरह से डायग्राम आपको अपना पुराना याद आ रहा होगा, है ना कहीं आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो ये जो हमारी रेड बोन मेरो है, और आपको याद होना चाहिए कि इस तरह का जो बोन होता है उसे हम स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। इसी रेड बोन मेरो में हमारे सभी तरह के ब्लड सेल्स बनते हैं, ऑल ब्लड सेल्स, और इंक्लूडिंग, क्योंकि हमारा अभी जो मेन कंसर्न रहेगा वो लिम्फोसाइट्स पर रहेगा, द ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बोथ लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, दे ओरिजिनेट इन बोन मेरो। यहाँ पर बोन मेरो में आपको याद होना चाहिए कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही डिस्कस भी किया है दैट वी हैव बोन मेरो स्टेम सेल्स। तो यही वो सेल्स है बच्चों जिनसे अल्टीमेटली सभी तरह की ब्लड सेल्स बनती है। ठीक है, तो मुझे बोन मेरो को ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं, और ज़्यादा कुछ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना है
कि बोन मेरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. Then come to the second, that is thymus. Okay, so definitely thymus is important, है ना. It is again प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, क्योंकि हमारे पास दो ही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, एक बोन मेरो हो गया और दूसरा मैं थाइमस के साथ डिस्कस कर रहा हूँ. अब यहाँ हम ये जो थाइमस है इसके बारे में देख लीजिए कि ये बस सिंपल सा एक इस तरह का ऑर्गन है, सिंपली लोब्ड ऑर्गन है, एक लोब का बना हुआ है. और व्हाट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग थाइमस, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है. टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन टेक्स प्लेस इन थाइमस. बस ये इतना आपको याद रखना है. पर्टिकुलरली ये जो थाइमस है एक ऐसा एनवायरनमेंट या यूँ कहें कि माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन इजी हो जाता है. थोड़ा पार्टली जो टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन है वो बोन मेरो में भी होता है. जब टी लिम्फोसाइट्स बोन मेरो में ओरिजिनेट होते हैं तो थोड़ा मैच्योरेशन का प्रोसेस वहाँ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो फाइनल मैच्योरेशन होगा वो थाइमस में होगा. तो इसलिए हमें ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड a micro environment for maturation of T lymphocytes. अब ऐसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए कि टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कहाँ होता है तो आपको आंसर थाइमस ही देना है बच्चों. बट ये भी अपने दिमाग में याद रखें कि पार्टली जो थाइमस टी लिम्फोसाइट्स है इनका मैच्योरेशन बोन मेरो में भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली वहीं होगा थाइमस में पहुंच के. जो थाइमस है वहाँ से कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम थाइमोसिन्स कहते हैं. थाइमोसिन्स, दीज आर हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल for maturation of T lymphocytes. ओके बच्चों, सो दैट इज़ अबाउट थाइमस. एक चीज़ और ध्यान रखें, इसकी लोकेशन भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा हार्ट होता है उसके ठीक पास में है, थोड़ा सा हार्ट से आगे की तरफ है. और आगे हम जानते हैं कि हमारी स्टर्नम है चेस्ट में जहाँ हार्ट है, तो हार्ट इज़ एनक्लोज्ड इन द चेस्ट कैविटी. तो आगे जहाँ हमारे पास स्टर्नम है, स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, तो इस ब्रेस्ट बोन के ठीक बैक साइड में थाइमस ग्लैंड होती है और उस थाइमस के ठीक पीछे की तरफ हार्ट हो जाएगा. तो लोकेशन में ये और ध्यान रख लें आप, लोब्ड ऑर्गन है. दूसरा, सिचुएटेड नियर द हार्ट, situated near the heart behind the breast bone. और ये ब्रेस्ट बोन किसे कहते हैं हम बच्चों, ये हम स्टर्नम को कहते हैं. तो ये भूलना नहीं है आपको, है ना, याद रखना है. बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम के पीछे की तरफ रहती है और हार्ट के पास में है ये. एक और पॉइंट जो मैं इम्पोर्टेंट आपको थाइमस के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो थाइमस है बर्थ के समय ये काफ़ी लार्ज साइज़ की होती है, पर फिर धीरे धीरे क्या है इसका डीजनरेशन शुरू हो जाता है. इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस होने लगता है. और एट द प्यूबर्टी, बाय द टाइम प्यूबर्टी आती है 13-14 साल, by the time puberty it reduces to a small size, to a very small size, काफ़ी छोटी हो जाती है. तो अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ याद रखना. मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि क्या
प्यूबर्टी के बाद में अगर ये रिड्यूस हो जाती है, और ऑब्वियसली प्यूबर्टी से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बाय द एडल्टहुड जब तक आएगा तब तक तो ये डीजनरेट हो चुकी होती है। तो पॉइंट इज़ दैट कि क्या हमारे बाद में टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन नहीं होगा। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको समझिएगा आप कि हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स की एक वास्ट डाइवर्सिटी होती है। हमारे पास मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। जब हमारी बॉडी में कोई वायरस या कोई पैथोजन एंटर करेगा और इन टी लिम्फोसाइट से इंटरेक्ट करेगा, तो वो टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो उस वायरस को तो डिस्ट्रॉय करेंगे ही, एट द सेम टाइम वो जो है टी लिम्फोसाइट्स वो मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स भी बनाएंगे। और ये जो मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स हैं ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाकर सेटल होते हैं। ध्यान रखना है बच्चों ये बात आपको। बोन मेरो और थाइमस में न तो बी लिम्फोसाइट्स का स्टोरेज होता है न टी लिम्फोसाइट्स का स्टोरेज होता है। इन दोनों ही तरह के जो लिम्फोसाइट्स हैं जब इनका ओरिजिन हो जाता है, ये बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसके बाद ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाके सेटल होते हैं और वहीं लाइफ लॉन्ग रहेंगे। नाउ द पॉइंट इज़ दैट कि 12 साल 13 साल की उम्र तक हमारे बॉडी में जितनी तरह के वायरसेस जाएंगे उन वायरसेस के अगेंस्ट में हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स तैयार हो चुके होंगे और लाइफ लॉन्ग ये हम इनसे जो मेमोरी सेल्स बनेंगे वो हमारी बॉडी में लाइफ लॉन्ग पड़े रहेंगे, है ना। वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाके स्टोर हो जाएंगे, वहाँ दे सेटल देयर, दे लीव देयर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर प्यूबर्टी के बाद या एडल्टहुड के बाद कोई नया तरह का वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उसके लिए इम्यूनिटी का डेवलप होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमारी जो थाइमस है उसका साइज़ रिड्यूस होने लगेगा और वहाँ पर जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है, नए तरह के जो टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, तो नई वैरायटी नहीं बन पाएगी। हाँ, इन 13, 14, 15 सालों में हमारे बॉडी में जो एंटीजन चले गए हैं जिनके अगेंस्ट में हमने मेमोरी सेल्स बना लिए हैं, ये हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जो एंटीजन एंटर कर चुके हैं, जो वायरस एंटीजन कर चुके हैं, उनके अगेंस्ट में इम्यूनिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नए वायरसेस जो आएंगे उनके अगेंस्ट में इम्यूनिटी पे थोड़ा सा हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। पर्टिकुलरली ये जो टी लिम्फोसाइट्स मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। यहाँ लिख लेते हैं हम, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी get compromised after complete degeneration of thymus। लेकिन मैं यहाँ एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ वापस, ये ध्यान रखना है कि न्यू इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, लेकिन जिनके अगेंस्ट में आपके पास पहले से इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, है ना। तो इस पॉइंट को ये क्वेश्चन मार्क लगाया, उस पर ध्यान देना है। ओनली अगेंस्ट न्यू पैथोजेंस। अब देखिए मैं आपको यहाँ एक अच्छा सा एग्जांपल समझाता हूँ कि एक वैक्सीन है बच्चों ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में। ये एक वायरस है जो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इससे कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर फीमेल में, यूट्रस में और यूटेराइन सर्विक्स जो होती है वहाँ पर कैंसर होते हैं। अब साइंटिस्ट ने इसका वैक्सीन डेवलप कर लिया है। इस वैक्सीन को लगाने का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो है कि 17 ईयर्स की एज तक ये इसका वैक्सीन लगाना। उसमें भी ऐसा है कि अगर 12 साल की उम्र है, किसी गर्ल कोई लड़की है, तो 12 साल की उम्र तक उसको 2 वैक्सीन ही लगाने हैं, उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और मे भी पॉसिबल एक से ही हो सकती है। लेकिन अगर उसकी एज 17 ईयर्स को क्रॉस कर चुकी है या 17 ईयर्स के आसपास है तो उस केस में उसे 2 या 3 वैक्सीन लगाने होंगे, तब जाकर वो प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप कर पाएगी। तो आपको कारण समझ में आ गया होगा कि अर्ली एज में 12-13 साल की उम्र में अगर वैक्सीन लगाया जाता है तो 1 या 2 वैक्सीन से काम हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो थाइमस है वो अभी वेल डेवलप्ड है और वो नई सेल्स बना लेगी। लेकिन बाद में जाकर उसे ज़्यादा डोज की ज़रूरत
पड़ेगी, वैक्सीन की डबल या ट्रिपल डोज लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो थाइमस है वो अब उतनी इफेक्टिव नहीं है। और इट इज़ अगेन कि उसको अगर ये वैक्सीन 25 या 30 साल की उम्र में लगाया जाता है तो फिर इवन उस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। रीज़न क्लियर है, क्योंकि उसके बाद आप नया वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस करोगे भी सही, नया एंटीजन बॉडी में इंट्रोड्यूस करोगे भी, तभी उसके अगेंस्ट में टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बोन मेरो, एट द सेम टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट थाइमस। ये दोनों हमारे पास प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थाइमस से रिलेटेड थे वो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए हैं। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, मैच्योरेशन के बाद दे गोज एंड लीव इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वेयर दे इंटरेक्ट विद द एंटीजन। और अगर उनका एंटीजन के साथ एनकाउंटर होता है तो फिर वो प्रोलिफरेट होती है, और प्रोलिफरेट होकर क्या बनाती है बच्चों? प्रोलिफरेट होकर वो इफेक्टर सेल्स का प्रोडक्शन करती है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गए। दो इसके मेन फंक्शन आपको याद रखने हैं। अब जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है उसमें से सबसे पहले है हमारा, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, वो होगा स्प्लीन। तो बच्चों ये जो स्प्लीन है एक लार्ज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि पेंक्रियाज जो हमारी होता है उसके साथ अटैच्ड टू पेंक्रियाज लिख देते हैं हम उसको, अटैच्ड टू पेंक्रियाज के साथ अटैच्ड रहता है। और अगर मैं थोड़ा सा एक रफ डायग्राम इसका स्केच बनाऊं तो आप ये देखिए कि जो सबसे बाहर तो इसमें एक कैप्सूल हो जाएगा, एक इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ कैप्सूल रहेगा। और फिर इसमें एक आर्टरी जो है वो इस तरह से, स्प्लीनिक आर्टरी कहते हैं हम इसको। तो ये एक आर्टरी अंदर इस तरह से एंटर कर रही है ना। तो ये एक आर्टरी अंदर की ओर गई है, और अंदर जब ये आर्टरीज जाएगी तो इसकी जो फाइन ब्रांचेज होगी, फाइनली क्या होगा बच्चों कि ध्यान से देखना कि ये टर्मिनेट हो जाएगी और इनके जो एंड्स हैं वो इस तरह से खुले हुए हैं। ओके, फिर यहाँ पर पूरा जो एरिया होगा ये हमारा, ये जो पूरा एरिया ये मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये पूरा एरिया बेसिकली ओपन है। यानी जो ब्लड होगा वो क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जगह ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जैसा हो जाएगा। यानी वहाँ पर बड़े बड़े साइनसेज हैं, है ना। तो मैं बना देता हूँ कि हमारे पास वहाँ बड़े बड़े इस तरह के कुछ ये साइनसेज हैं, इनमें सारा ब्लड भरा हुआ है। तो जो ब्लड अभी इस आर्टरी से आया है वो ओपनली यहाँ आके इसमें आके रिलीज़ हो जाता है वो। तो ये पूरा जो पार्ट है इसमें ब्लड भरा हुआ है, आप मान के चलिए ये इतने इतने पोर्शन में ये सारा ब्लड भरा हुआ है। इधर ले लें, इस तरफ भी ले लें हम। कहाँ से आया ये ब्लड? तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये जो अभी जो आर्टरी मैंने बनाई है उसका ब्लड अल्टीमेटली इस एरिया में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? और उसके बाद हमारे पास एक वेन भी है जो इस ब्लड को वापस लेकर जाएगी। तो उस वेन के लिए मैं यहाँ पर एक ब्लू कलर से ये वेन बना लेता हूँ। तो ये इस सॉरी ये देखिए हमारे पास एक यहाँ से मैं एक वेन बना रहा हूँ, ये इस सारे ब्लड को वापस लेकर चली जाएगी। तो ब्लड यहाँ से ये वापस बाहर निकल गया। समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो स्प्लीन होती है उसमें क्लियरली दो एरिया होंगे। एक ये बाहर वाला एरिया जो होगा, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसे हम रेड पल्प कहेंगे। और ये जो सेंटर वाला एरिया है इसे हम वाइट पल्प कहेंगे। ये ध्यान रखें कि इस एरिया में जो वाइट पल्प वाला एरिया है हमारा, वहाँ पर कई सारे आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे।
तो ये इस एरिया में सारे लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? WBCs होते हैं बच्चों, वाइट ब्लड सेल्स एक तरह की वो। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमने इस एरिया को वाइट पल्प नाम दिया। तो ये यहाँ पर भी जो हैं सारे अलग अलग तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये इस एरिया में सारे लिम्फोसाइट्स हैं। तो ये हो गया एक रफ स्केच जो है मैंने स्प्लीन का बनाया है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ कि ब्लड यहाँ से जाएगा अंदर, और उसके बाद ये जो ब्लड है उन ओपन स्पेसेस में चला जाएगा, और उनको में हम लेबल कर देते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? ब्लड साइनसेस होते हैं, है ना, ओपन चैम्बर्स हैं, ये ओपन स्पेस है ये जिसमें ब्लड भरा हुआ है, और यहाँ से ये ब्लड इस वेन से वापस रिटर्न हो जाएगा। पर अब हमें ये ध्यान देना है बच्चों कि आपको ये जो मैंने ग्रीन कलर के कई सारे लिम्फोसाइट्स बनाए हैं, इनको हम लेबल कर देते हैं। ये सभी हमारे पास B एंड T लिम्फोसाइट्स हैं। यहाँ पे दोनों ही तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, B और T लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा खूब सारी यहाँ पर, जिनको मैं एक और कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर खूब सारी फेगोसाइटिक मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, वो सेल्स भी प्रेजेंट है। तो ये जो पर्पल कलर की है, ये इनको हम फेगोसाइटिक सेल्स कहेंगे। फेगोसाइटिक सेल्स है, पर्टिकुलरली ये मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस होती है। तो एक क्वेश्चन तो सीधा ये बनता है कि स्प्लीन किसका बना हुआ है? तो स्प्लीन इज़ मेनली मेड अप ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। दो तरह की हमारे पास वहाँ सेल है, एक B और T लिम्फोसाइट्स है, और दूसरी वहाँ पर फेगोसाइटिक सेल्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, भूलें नहीं कि मेनली स्प्लीन किसका बना हुआ है? तो वो B और T लिम्फोसाइट्स का बना हुआ है, प्लस वो फेगोसाइट्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। होगा क्या बच्चों? मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, वायरस या एंटीजन आपकी बॉडी में चला गया है, और बॉडी में जाके वो ब्लड में जाएगा। तो जब वो ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, तो जब ब्लड आपका स्प्लीन में पहुंचेगा, एट दैट टाइम वो जो बैक्टीरिया, वायरस या एंटीजन है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आके जैसे ही वो इस ओपन स्पेस में आएगा, और इस ओपन स्पेस में आने के बाद ये जो हमारे लिम्फोसाइट हैं, ये उसको ट्रैप कर लेंगे, ये उनको पकड़ लेंगे। तो स्प्लीन का एक मेन फंक्शन होता है बच्चों, समझेंगे और याद रखेंगे, डोंट फॉरगेट इट। दे ट्रैप स्प्लीन। स्प्लीन के लिए लिखेंगे, स्प्लीन में हमने अभी देखा है कि यहाँ पर फेगोसाइटिक सेल्स है, और यहाँ पर B और T लिम्फोसाइट्स है। तो चाहे तो ये फेगोसाइटिक सेल्स, चाहे ये B और T लिम्फोसाइट्स, इट ट्रैप ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। एंड वी कैन से कि जो हमारा ब्लड होगा उसका यहाँ पर फिल्टरिंग होने लगेगा। तो वी कैन से दैट द स्प्लीन सर्व एज फिल्टर फॉर ब्लड। आया समझ में? तो वेरी सिंपल, लोकेशन मैंने आपको समझा दी है। एब्डोमन में है स्प्लीन, पेंक्रियास से अटैच्ड है। इसमें एक बड़ी सी आर्टरी एंटर कर रही है, नाम उसका क्या है? स्प्लिनिक आर्टरी है। मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर है कि जब ब्लड अंदर जाएगा तो ओपन स्पेस में आ जाएगा, और उस ओपन स्पेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, रेड पल्प और वाइट पल्प। बाहर वाला जो पार्ट है उसको हम रेड पल्प कहेंगे, और अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम वाइट पल्प कहेंगे। करेक्ट। वाइट पल्प में कौन होते हैं? तो वाइट पल्प में आपके ये दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो वहाँ पर B और T लिम्फोसाइट्स है, और दूसरी वहाँ पर फेगोसाइटिक सेल्स है। ये हमारा पूरा वाइट पल्प बनता है। मैकेनिज्म क्या है स्प्लीन का, वो बड़ा क्लियर है कि कोई भी ब्लड में प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन जब इस आर्टरी के थ्रू अंदर आएगा, तो देन इट विल बी ट्रैप्ड बाय दीज B एंड T लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइटिक सेल्स। इवन हमारे ब्लड में जो ओल्ड और रप्चर्ड RBCs होंगे, दे विल ऑल्सो बी ट्रैप्ड बाय फेगोसाइटिक सेल्स, है ना। बाहर से फॉरेन अगर कोई एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस आया है, उसका तो फेगोसाइटोसिस करेंगे ही। हमारे जो पुराने RBCs हैं, ओल्ड RBCs हैं, उनका भी यहाँ पर फेगोसाइटोसिस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दैट
स्प्लीन सर्व एज, ये आपने सुना होगा, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन सर्व एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो जो पुराने आरबीसी हैं उनको यहीं पर मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा मतलब दे विल बी ट्रैप्ड बाई और दे विल बी फेगोसाइटोज्ड बाई आवर फेगोसाइटिक सेल्स। एक और ध्यान रखें कि जो रेड पल्प है वहाँ पर कुछ ब्लड का स्टोरेज भी होता है ना, सम क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज स्टोर्ड देयर एंड दैट्स वाई, ब्लड का मेरा मतलब वहाँ पर आरबीसीज का स्टोरेज होता है। सो वी शुड रिमेंबर दैट द स्प्लीन serve as reservoir for erythrocytes. स्प्लीन सर्व एज रिजर्वायर फॉर इरिथ्रोसाइट्स। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्प्लीन है वो हमारा ब्लड बैंक की तरह भी काम करता है। ये हमारा ब्लड बैंक है बच्चों। करेक्ट। क्या क्या मेन फंक्शन मैंने आपको स्प्लीन के बताए? पहला, स्प्लीन ट्रैप ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ब्लड में जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन, तो इट विल बी ट्रैप्ड इन द स्प्लीन। वहाँ पर जब पहुँचेगा वो, तो वो वहाँ ट्रैप हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्प्लीन सर्व एज ए फिल्टर फॉर ब्लड, है ना। कितने सारे इसको हमने नाम दे दिया है। सॉरी, हाँ ये कलर तो सही नहीं है, हाईलाइट करेंगे हम इस पॉइंट को। स्प्लीन सर्व एज ए फिल्टर फॉर ब्लड, ठीक है। दूसरा, इट सर्व एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, है ना। और तीसरा, स्प्लीन इज ऑल्सो आवर ब्लड बैंक, क्योंकि वहाँ पर कुछ इरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो स्टोर रहते हैं। मान लीजिए किसी इंसान को चोट लग गई, काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो गया और सडनली ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाए, तो ऐसे में ये जो स्प्लीन है वो स्क्वीज़ हो जाएगी, वो सिकुड़ेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और उसमें जो प्रेजेंट आरबीसीज हैं वो हमारे जनरल सर्कुलेशन में एंटर कर जाएंगे। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन ही गए यहाँ पर बच्चों, है ना। 3 क्वेश्चन तो यही बन रहे हैं। पहला, फिल्टर ऑफ ब्लड कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा फिल्टर फॉर ब्लड, स्प्लीन हो जाएगा। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? तो स्प्लीन हो जाएगा। और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कौन है? तब भी हमारा स्प्लीन उसका आंसर हो जाएगा, है ना। ओके, इसके अलावा स्प्लीन से एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों कि रेड पल्प और वाइट पल्प, ये भी आपको याद रखना है कि स्प्लीन में 2 एरिया होते हैं, एक रेड पल्प और दूसरा वाइट पल्प। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि रेड पल्प एंड वाइट पल्प आर द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि स्प्लीन में ऐसा ऑर्गन है जिसमें रेड पल्प और वाइट पल्प नाम के 2 इस तरह से एरिया हैं। गुड। स्प्लीन के अलावा अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, लेट्स टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर रहे हैं। और पहला जो हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो स्प्लीन है। दूसरा हम बात करते हैं अब लिम्फ नोड्स की। देखिए, बच्चों, अब मैं लिम्फ नोड्स पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा लिम्फ का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ध्यान होना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी जैसा कि मुझे लगता है कि आप लोगों को याद नहीं होगा, मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ में लिम्फ के बारे में वापस बता देता हूँ। कि देखिए कि जैसे ये हमारे पास हार्ट है, ओके। इस हार्ट से हमारे पास एक, आप जानते हैं कि किस तरह से सिस्टमिक एओर्टा वहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो अभी मान लीजिए ये कोई एओर्टा है, ध्यान से समझेंगे। और ये जो एओर्टा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फ़्लो कर रहा है ना। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से कोई आर्टरी किसी ऑर्गन में गई, ये कोई आर्टरी हो गई। तो जब ये आर्टरी किसी ऑर्गन में जाएगी, और ये हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास मान लीजिए कोई ऑर्गन है, ओके, ध्यान से समझेंगे आप। तो जब ये ऑर्गन में एंटर करेगी, तो ऑर्गन में एंटर करने के बाद इसकी ब्रांचेज होने लगेगी, और इसकी जो ब्रांचेज होगी
इन ब्रांचेस को हम आर्टरियोल्स कहेंगे। अब ये आर्टरियोल्स वापस फाइनली डिवाइड होगी, और जब ये डिवाइड होगी, है ना, तो हम देखेंगे कि ये फाइन कैपिलरीज बना रही है। सो दीज आर, यहाँ बाहर लिख लेते हैं, ये कैपिलरीज बना रही है। ठीक बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बाहर की तरफ टिश्यूज़ हैं, ये सेल्स है। तो ये हमारा पूरा का पूरा टिश्यू हो गया, और टिश्यू की जो सेल्स है वो हो गई। और ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ बच्चों, ये टिश्यू फ्लूइड है। ओके, जो सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में जो लिक्विड होता है उसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इस टिश्यू फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, है ना, टिश्यू फ्लूइड कह देते हैं, या इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। होगा क्या बच्चों कि ये जो कैपिलरीज़ है ये वापस अब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेगी, और जब ये जुड़ने लगेगी तो देखो ये वही कैपिलरीज़ है। कैपिलरी का अब जो कलर है वो ब्लू हो गया है, और जब ये कैपिलरी आपस में जुड़ जाएगी तो ये बनेगी, ये पहले तो वेन्यूल्स बनेगी, वेन्यूल्स बनेगी, और इसके साथ और दो तीन वेन्स आके जुड़ जाए, वेन्यूल्स इस तरह से आके जुड़ जाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, वापस सही कर देते हैं अपन इसको, कोई बात नहीं। ये देखिए कि ये इधर से भी कुछ वेन्यूल्स आएगी, उधर से भी कुछ वेन्यूल्स आएगी, और ये फाइनली वेन बन जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी वेन्यूल्स, और ये हो गए हमारे पास वेन। करेक्ट बच्चों, समझते जाए ध्यान से। और ये जो वेन है ये इस ब्लड को वापस हार्ट में ले जाएगी। कैसे जाएगी वो पूरा अपना अलग पार्ट है, उसको अभी बहुत ज़्यादा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मुझे नहीं पढ़ाना है, मुझे इम्यूनोलॉजी पढ़ाना है। लेकिन जिन लोगों ने मेरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आप इस चीज़ को अच्छे से समझें, क्योंकि अगर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो आगे हमारे लिए बहुत सारी दिक्कत होने वाली। अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करें। मैं इस पार्ट पे वापस आ रहा हूँ, ध्यान से समझें आप। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास कैपिलरीज़ है। कैपिलरीज़ के दो एंड मान लेते हैं हम। ये जो रेड वाला एरिया है ये इसका आर्ट्रियोलर जो एंड है वो कहलाया जाएगा, और इधर वाला जो ये ब्लू कलर वाला पोर्शन बनाया मैंने ये उसका वीनस एंड मान लिया जाता है ना। तो ये कैपिलरी एक ही है, शुरू में इसको रेड रखा है मैंने, बाद में इसको ब्लू करा है। कलर इसलिए चेंज किया कि इस एरिया में यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी, और जो फिर धीरे धीरे ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर यहाँ पे जो ब्लड होगा वो पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। वेल बच्चों ध्यान से समझना, एक और पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि ये जो कैपिलरीज़ है इनकी वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना। आई रिपीट, ये जो कैपिलरीज़ है इनकी वॉल में स्मॉल पोर्स होते हैं, और उन पोर्स से हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है वो बाहर निकलता है, और उसी प्लाज्मा के साथ लिक्विड पार्ट जो है वो यहाँ बाहर निकलता है, और उसी प्लाज्मा के साथ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, कई सारी चीज़ें जो सप्लाई करना है वो सारा बाहर निकलता है। बेसिकली वो इस एंड से बाहर निकलेगा, और जो वेन्यूल एंड है वहाँ से वो वापस रिटर्न हो जाएगा, अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम एल्ब्यूमिन है। तो जब हमारे पास इस आर्ट्रियोलर एंड से ये मटेरियल बाहर निकलेगा तो धीरे प्रोटीन बाहर नहीं निकलती है, तो प्रोटीन ब्लड के अंदर ही रहेगी, यानी कैपिलरीज़ के अंदर ही रहेगी। लिक्विड पार्ट के चले जाने के बाद, प्लाज्मा के चले जाने के बाद, अंदर जो प्रोटीन्स हैं
उनकी वजह से ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा उसको हम ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। और इस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जो गया हुआ प्लाज्मा है वो वापस अंदर भी आ जाएगा। मैं बच्चों अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में ये पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं इन प्रेशर्स की वैल्यू वगैरह अभी आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बस रखें, जो अभी समझना है वो इतना ही आपको समझना है कि कैपिलरीज के एक एंड से प्लाज्मा बाहर निकलता है, पर दूसरे एंड से वो प्लाज्मा वापस अंदर भी आ जाता है। पर जितना प्लाज्मा यहाँ से बाहर निकलता है वो सारा का सारा रिटर्न नहीं हो पाता है। सम ऑफ द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा रिमेन इन द टिश्यू फ्लूइड, वो टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो जाता है और वही टिश्यू फ्लूइड का पार्ट बन जाता है। अब बच्चों ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, क्योंकि हर राउंड के बाद अगर ये प्रोसेस चलता रहे, नया ब्लड आता रहे और उस नए ब्लड में से प्लाज्मा का कुछ पार्ट टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होता जाए, तो धीरे धीरे हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, हमारे ब्लड में प्लाज्मा की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और हमारे टिश्यूज़ में स्वेलिंग होने लगेगी, सूजन आने लगेगी, उनमें लिक्विड यानी कि जो प्लाज्मा है वो इकट्ठा होने लगेगा। तो ऐसा होता नहीं है। तो अब क्या होता है वो समझिए आप ध्यान से, कि हमारे पास इन आर्टरीज़ और वेन्स के अलावा, एक और सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक, मैं यहाँ पर कुछ लिम्फेटिक वेसल बना रहा हूँ, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा एक लिम्फेटिक वेसल। इनके जो एंड्स होते हैं लिम्फेटिक वेसल के, ये देखिए, ये एंड्स तो क्लोज होते हैं, लेकिन इनकी जो वॉल होती है ना बच्चों, उस वॉल में बड़े बड़े ओपनिंग्स होती है, यहाँ पर बड़े बड़े छेद होते हैं यहाँ पर। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ये इस तरह के बड़े बड़े छेद होते हैं, ओपनिंग्स होती है। और जो टिश्यू फ्लूइड यहाँ इकट्ठा हो गया है वो टिश्यू फ्लूइड इसमें एंटर कर जाएगा। जो एक्सेस में जितना भी टिश्यू फ्लूइड है वो सारा इस लिम्फेटिक वेसल में चला जाएगा। आपको आया समझ में बच्चों? मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब हमारा ब्लड टिश्यूज़ में पहुँचेगा तो कैपिलरीज से प्लाज्मा की कुछ क्वांटिटी टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो जाती है। Most of that plasma return back to the capillaries, but some of the amount of plasma remain in the tissue fluid and gradually it start accumulating in the tissue fluid। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। वो अगर टिश्यू फ्लूइड में इकट्ठा होता रहेगा तो ब्लड में प्लाज्मा की क्वांटिटी कम होने लगेगी, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा और इधर टिश्यू फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। तो एक्सेस में जितना भी टिश्यू फ्लूइड है वो हमारे इन लिम्फेटिक वेसल्स से वापस अंदर चला जाएगा। और जैसे ही वो टिश्यू फ्लूइड इस लिम्फेटिक वेसल में एंटर करेगा, अब हम उसे नाम देंगे लिम्फ। तो बेसिकली लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में कोई फ़र्क नहीं है। जब तक वो लिक्विड यहाँ प्रेजेंट है, टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट है, सेल्स के बीच में यहाँ प्रेजेंट है, तब तक हम उसको नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड। एंड द मोमेंट इट एंटर इनटू द लिम्फेटिक वेसल, इस वेसल में आ गया है, तो अब हम इसको नाम दे देते हैं लिम्फ। कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर पानी जैसा ही होता है। अब ये जो लिम्फ है बच्चों, ये इधर से आगे बढ़ेगा, ओके। और हमारे पास जिस तरह से ब्लड में आर्टरीज और वेन्स का एक नेटवर्क है, उसी तरह से हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स का भी एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। और अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली ये होगा बच्चों कि ये जो हमारा लिम्फ है, ये फाइनली, इससे पहले कि हमारा ब्लड हार्ट में ओपन हो, ये उसमें जाके मिक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए आप इसको, तो ये मैं बता देता हूँ यहाँ। तो इससे पहले ये यहाँ आके इसमें मिक्स हो गया, वापस किस में, इधर से क्या आया, इधर से ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा लिम्फ जाके मिक्स हो गया। तो बाय द टाइम हार्ट में जो ब्लड पहुँचेगा वो उतना ही पहुँचेगा जितना इसने पंप आउट किया था। तो पंप आउट तो इसने एओर्टा से यहाँ से किया है ना,
एक ही एओर्टा से इसने पंप किया है, लेकिन जो रिटर्न होता है ना वो 2 रूट से रिटर्न होता है। मेजोरिटी ऑफ ब्लड इज रिटर्न वाया वेन, बट सम अमाउंट ऑफ ब्लड, पर्टिकुलरली जो प्लाज्मा वाला पोर्शन था उसका, जो फिर टिश्यू फ्लूइड में चला गया और डायरेक्ट वापस नहीं आया, तो वो इस लिम्फेटिक रूट से रिटर्न हुआ है, लिम्फेटिक रूट से रिटर्न हुआ है। पर एक अच्छी बात यह है कि हार्ट को जब ये ब्लड रिसीव होता है उससे पहले ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो वेन्स के साथ फ्यूज हो चुके होते हैं। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास एक ऑर्गन है ना, ये पूरा मैंने ब्लैक कलर का कोई ऑर्गन आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि जब इस ऑर्गन से ये लिम्फ बाहर निकलेगा तो देन वी विल हैव अ लिम्फ नोड। समझेंगे आप, है ना, ध्यान से इसको, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। ये देखिए, ये एक लिम्फ नोड बना रहा हूँ मैं, हाँ सॉरी गलत बना दिया, इसको ब्लैक ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये एक लिम्फ नोड है, इसमें भी बाहर यहाँ पे एक कैप्सूल होगा। जिस तरह से स्प्लीन में बाहर की ओर एक कैप्सूल होता है, लिम्फ नोड में भी बाहर की ओर एक कैप्सूल होगा और अंदर खूब सारे लिम्फोसाइट्स होंगे, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। कलर ही मैंने गलत बना दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये क्या हुए हमारे सारे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। होगा क्या कि जो लिम्फ है हमारा, उसको मैं अभी क्या करता हूँ ग्रीन कलर से बना लेता हूँ, कि ये जो लिम्फ आ रहा है यानी कि जो टिश्यू फ्लूइड आ रहा है वो यहाँ आने के बाद ऐसे फैल जाएगा, और वो जो लिम्फ है वो इन लिम्फोसाइट्स के ऊपर से होता हुआ, इनके चारों ओर ऐसे इनके ऊपर से होता हुआ फिर ये इधर चला जाएगा, आगे चला जाएगा। सो दैट्स इट, दैट इज़ व्हाट आवर अ लिम्फ नोड। एक लिम्फ नोड कैसा होता है, किस चीज़ का बना होता है? तो कुछ नहीं है बच्चों, एक लिम्फ नोड में बाहर एक कैप्सूल होगा कनेक्टिव टिश्यू का, और अंदर खूब सारे बी और टी लिम्फोसाइट्स होंगे, प्लस यहाँ पे भी खूब सारे फेगोसाइटिक सेल्स होगी। और किसी भी ऑर्गन से जो लिम्फ आएगा वो पहले इन लिम्फ नोड्स में जाएगा, और लिम्फ नोड्स में उन बी और टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर से होता हुआ अल्टीमेटली फिर वो आगे बढ़ जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? वी हैव थाउजेंड्स ऑफ सच लिम्फ नोड्स। और इन लिम्फ नोड का काम क्या है सोचिए बच्चों, मैं समझाता हूँ आपको, बड़ा मज़ेदार। मान लीजिए बॉडी में इस एरिया में, मैं कौन से कलर से बनाऊँ, मैं ये इससे बनाऊँ कि इस एरिया में कोई ये बैक्टीरिया वायरस है। ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो मैंने बनाया ये बैक्टीरिया वायरस है। वायरस भी हो सकता है, वैसे वायरस सेल के अंदर रहते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि जब वो किसी सेल में घुसे, उस सेल में उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, उनका नंबर बढ़ा और उन्होंने उस सेल को मार दिया। मारने के बाद क्या होगा, बाहर आ जाएंगे वो और दूसरी सेल में एंटर होंगे। तो बाय द टाइम वो एक सेल से निकल के दूसरी सेल में जाएंगे तो कुछ समय वो इस टिश्यू फ्लूइड में तो प्रेजेंट रहेंगे ना बच्चों। तो ये यहाँ पर आपका कोई भी एंटीजन हो सकता है, जो कि एक वायरस भी हो सकता है और एक बैक्टीरिया भी हो सकता है ना। तो ये जब लिम्फ यहाँ से अंदर एंटर करता है, ध्यान से सुनना आप बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लिम्फ जब यहाँ से एंटर करेगा तो लिम्फ के साथ साथ ये आपके जो वायरस बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन है वो भी एंटर करेगा, और जब वो यहाँ से आगे बढ़ेगा, है ना, जब वो यहाँ से आगे बढ़ेगा तो इट विल बी ट्रैप्ड बाय, यहाँ पहुँचेगा ही पहुँचेगा, और जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगा इस ऑर्गन के जो बी के में जो भी बैक्टीरिया वायरस एंटीजन है, इट विल बी ट्रैप्ड बाय द लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड इज ए एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। आया समझ में आपको? और मैंने क्या बताया था आपको, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में 2 काम होते हैं। पहला काम होता है लिम्फोसाइट्स का अपने एंटीजन के साथ एनकाउंटर होता है, तो ये देख लो ये हो गया एनकाउंटर, है ना। उसके बाद ये लिम्फोसाइट, अब देखो होता क्या है कि इन्फेक्शन तो यहाँ हो रहा है, इस जगह पर हो रहा है ना इन्फेक्शन, यहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, वायरस ग्रो कर रहे हैं, लेकिन
इसमें से एक सैंपल बैक्टीरिया और वायरस का वो यहाँ पहुँच चुका है, करेक्ट, यहाँ आ गया और यहाँ ये एक्टिवेट हो चुके हैं। अब ये क्या करेंगे, एक आर्मी तैयार करेंगे इफेक्टर सेल्स की। मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी जब ब्रीफ में बात कर रहे हैं। इफेक्टर सेल्स की एक आर्मी तैयार होगी और ये आर्मी यहाँ से ये लिम्फोसाइट एक बार तो जाएंगे ब्लड में, है ना, ब्लड से ये जाएंगे हार्ट में, लेकिन हार्ट से फिर ये घूम फिर कर इस ऑर्गन में यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ पहुँचने के बाद सिर्फ यही नहीं, वो जो इफेक्टर सेल्स होगी वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी और जहाँ कहीं पर भी ये बैक्टीरिया वायरसेस प्रेजेंट होंगे उनको वो डिस्ट्रॉय करेंगे। आया समझ में? एक और मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ, उसको भी आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में और मैंने आपको बताया था कि जो डेंड्राइटिक सेल्स होती है वो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। तो वो जो डेंड्राइटिक सेल्स है बच्चों, वो भी यहीं मिलेगी आपको, यहीं पर वो डेंड्राइटिक सेल्स भी मिलेगी और ये इनका भी वही काम है। मैंने बताया कि डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं टिश्यू फ्लूइड को एंडोसाइटोस करती है, उसको स्वीप करके अपने अंदर ले लेती है टिश्यू फ्लूइड को। तो जब वो उस टिश्यू फ्लूइड को अंदर लेगी तो उस टिश्यू फ्लूइड के साथ ये बैक्टीरिया वायरस भी तो इनके अंदर आ जाएगा और फिर ये डेंड्राइटिक सेल्स यहीं से होते हुए, इस लिम्फेटिक वेसल से होते हुए डेंड्राइटिक सेल्स, और ये पहुंचेगी आपके ऊपर लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में हमारे पास ऑलरेडी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, तो ये उनको वहाँ जाके उस एंटीजन को प्रेजेंट करेगी कि देखो मैं मेरे पास जो नेबरिंग टिश्यू था, जो नेबरिंग ऑर्गन था, वहाँ से मैं ये मटेरियल लेके आया। अच्छा, डेंड्राइटिक सेल को ये नहीं पता रहता है कि वो टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट कर रही है उसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस कोई प्रेजेंट है कि नहीं। डेंड्राइटिक सेल का सिंपली फंक्शन होता है कि जिस एरिया में वो रहती है डेंड्राइटिक सेल्स, उस एरिया के टिश्यू फ्लूइड को वो स्वीप करके अपने अंदर ले लेती है। अब उसमें हो सकता है कोई इन्फेक्शन नहीं हो, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे सेल्फ मॉलिक्यूल्स होंगे और जब उन सेल्फ मॉलिक्यूल्स को लाके वो उन सेल्फ मॉलिक्यूल्स को भी प्रेजेंट करेगी, बी और टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करेगी, देखो मैं ये मटेरियल लेके आया हूँ अभी। डेंड्राइटिक सेल एक तरह से प्रेजेंट करेगी, तो वो ये फंक्शन ऑफ बी और टी लिम्फोसाइट्स वो आइडेंटिफाई कर लेगी कि ये जो डेंड्राइटिक सेल्स प्रोटीन्स लेके आई है या जो कुछ भी मटेरियल लेके आई है वो सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है। तो अगर वो सेल्फ है तो उनको वो एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करेंगे ही नहीं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, और छोड़ देंगे। डेंड्राइटिक सेल्स वहाँ से निकल जाएगी, वापस सेकंड राउंड पे जाएगी, नया सैंपल लेकर आएगी। इस तरह से डेंड्राइटिक सेल का काम होता है टिश्यूज़ में से कंटिन्यूसली टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करना और उस टिश्यू फ्लूइड में जो भी कोई प्रोटीन बैक्टीरिया वायरस है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, ले जाके प्रेजेंट करना। एंड नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। दे विल डिसाइड कि जो भी कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। अगर सेल्फ प्रोटीन्स आ गई है तो बी और टी लिम्फोसाइट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी, वैसे ही पड़ी रहेगी जैसे बैठी है चुपचाप। और अगर उस सैंपल में जो टी लिम्फोसाइट ने प्रेजेंट किया है उसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस या एंटीजन या कोई फॉरेन प्रोटीन कुछ भी आ गया है तो फिर वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो इफेक्टर सेल्स बना लेगी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया आपको, दैट इज़ द अबाउट फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स और कैसे ये लिम्फ नोड बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस ब्लड में प्रेजेंट है तो वो ट्रैप होगा स्प्लीन में, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया वायरस टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट है या लिम्फ में प्रेजेंट है तो दे विल बी ट्रैप्ड बाय लिम्फ नोड्स। आया समझ में आपको? हमारे पास मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ इस तरह के, मेरे पास एक इमेज है, मैं आपको बताऊं कि कितनी सारी हमारे पास लिम्फ नोड्स होती है। देखिए ये एक हमारे पास डायग्राम है, देखिए आप इसको नीचे ले लेते हैं हम, यहाँ हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ये बनाते हैं, यहाँ इसको बनाते हैं तो क्या बना हुआ पहले से चिपका देते हैं। तो आप ये देखिए बच्चों कि ये यहाँ से पूरा जो है आपका लिम्फ ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये लिम्फ ऊपर जा रहा है और देखिए यहाँ पर ये लिम्फ नोड आ गए। तो लेग के इतने हिस्से में, इस एरिया के टिश्यूज़ में, टिश्यू फ्लूइड में कोई भी बैक्टीरिया वायरस होगा वो यहाँ ट्रैप हो जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हमारे पास इस एरिया में भी खूब सारे लिम्फ नोड्स हैं, है ना। लिम्फ नोड्स की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हाथ में कोई होगा तो ये यहाँ पे लिम्फ नोड हो जाएंगे, फिर आर्म पिट में यहाँ पे बहुत सारे लिम्फ नोड होंगे। और आप अगर ध्यान से देखो तो बॉडी से जितना भी ये लिम्फ आ रहा है
ये सारा लिम्फ जो है अल्टीमेटली, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ये सारा लिम्फ अल्टीमेटली कहाँ जाके मिक्स हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ आके ओपन हो रहा है, ये इनके अंदर जाके खुल जाएगा। जो हमारा ब्लड है दोनों हमारे पास जो वीना केवा है, सुपीरियर वीना केवा है, उसमें जाके मिक्स हो जाता है अल्टीमेटली लिम्फ सारा। इस डायग्राम से आपको पता भी चल गया। ये लेफ्ट वेसल ऑफ द चेस्ट, इसका सही नाम है लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक वेसल। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल है बच्चों। और यहीं कहीं देखो आपको एक यहाँ ये लिम्फ वेसल ऑफ द एब्डोमेन, यह जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या पल्सेटाइल होता है, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रिक्शन होता है जिससे लिम्फ ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इसको हम सेकंड हार्ट कहते हैं, सिस्टरना चाइली कहते हैं हम इसको, सिस्टरना चाइली या सेकंड हार्ट भी कहते हैं हम, क्योंकि पंपिंग एक्शन है ना। और किसको पंप कर रहा है, ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, ये लिम्फ को पंप करता है, एब्डोमेन में है ये हमारा। ओके, तो आई होप कि आपको लिम्फ नोड के बारे में समझ में आया। लेट्स राइट अबाउट द लिम्फ नोड्स कि कहाँ कहाँ होते हैं। वापस ऊपर जाएं, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये मैं आपको लिम्फ नोड पढ़ाया। देखिए, दे आर प्रेजेंट एट वेरियस प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर होते हैं। और जो खास बात है वो ध्यान रखना है, दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंटीजेंस present in the lymph or tissue fluid। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द फिल्टर फॉर ब्लड। ब्लड का फिल्टर तो स्प्लीन करेगा। जो बैक्टीरिया वायरस ब्लड में प्रेजेंट है वो तो वहाँ ट्रैप होंगे, स्प्लीन में ट्रैप होंगे। और जो टिश्यूज में प्रेजेंट है या लिम्फ में प्रेजेंट है, दे विल बी ट्रैप्ड बाय लिम्फ नोड्स। ओके बच्चों, इट इज़ इनफ फॉर लिम्फ नोड्स। अब आगे बढ़ते हैं, हम लिम्फोइड टिश्यू की बात करते हैं। तीसरा हो गया हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू। तो बच्चों ये जो लिम्फोइड टिश्यू और लिम्फ नोड में सिर्फ इतना फर्क होता है कि लिम्फ नोड के ऊपर एक कैप्सूल होता है और कैप्सूल में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक, अब ध्यान रखें, ये जो होते हैं इसको हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं मुझे, डायग्राम मैंने अभी आपको बताया ऊपर। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू हैं, ये सिंपली बी और टी लिम्फोसाइट्स के एग्रीगेशन होते हैं। एग्रीगेशन ऑफ, फ़र्क क्या हुआ इनमें और लिम्फ नोड में, फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्रीगेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, फ़र्क सिर्फ इतना है कि बी और टी लिम्फ, जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं उनके ऊपर एक कैप्सूल होता है। यहाँ पर दे लैक अ कैप्सूल, इनके पास वैसा कैप्सूल नहीं होता है। ओके बच्चों, फंक्शन इनका भी वही रहेगा जो लिम्फ नोड का है। लाइक जो भी कोई लिम्फ होगा वो जब यहाँ से, ये भी टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, तो ये सराउंडिंग नेबरिंग एरिया में जो कोई भी टिश्यू फ्लूइड होगा, लिम्फ होगा, उसमें जो भी कोई बैक्टीरिया होंगे, एंटीजन वायरस होंगे, उनको ये ट्रैप कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आप इसको इजी वे में लें कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो उनके ऊपर चारों ओर एक कैप्सूल वगैरह होता है। ये एक लूज एसोसिएशन है बी और टी लिम्फोसाइट्स का। और बाकी हमारे बॉडी में जहाँ कहीं पे भी जो दूसरे ऑर्गन्स में ही होते हैं, ये अलग अलग ऑर्गन्स में, पर्टिकुलरली ये कहाँ होते हैं वो बता देता हूँ मैं। एक तो ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल में होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा ट्रेकिया ब्रोंकाई उसकी वॉल में होंगे, और इसके अलावा ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उनकी वॉल में होते हैं। तो मान लीजिए फूड के साथ, हवा के साथ, या यूरिनरी ट्रैक्ट से, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, क्योंकि ये सारी ओपनिंग है ना बच्चों, माउथ एक ओपनिंग है, फिर हमारा मुंह से या नाक से हमारे बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बैक्टीरिया बॉडी में घुस सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट से बैक्टीरिया बॉडी में घुस सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपको याद होगा कि
हमारे पास ये देखिए, मैं एक बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कोई भी आपका एक ट्रैक्ट है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है या फिर ये कुछ भी हो सकता है। ये समझ लीजिए आप इसको, ये इसकी वॉल हो गई, है ना, ये इसकी पूरी थिक वॉल है। तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया वायरस ये आपके अंदर यहाँ आ चुका है, यहाँ से ये बॉडी में घुसने की कोशिश करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो सकता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट हो सकता है। तो जब ये अंदर घुसने की कोशिश करेगा, आपको ये भी याद रखना है कि पढ़ा चुका हूँ मैं, पहले बता चुका हूँ टिश्यूज़ के बारे में। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम म्यूकोसा कहते हैं, सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम म्यूकोसा कहते हैं। तो ये जो हमारे लिम्फ टिश्यूज़ होते हैं ये मोस्टली यहाँ होते हैं बच्चों, इस एरिया में होते हैं, ये ऐसे यहाँ पे। ओके, समझ में आया आपको? तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया अंदर घुसेगा, है ना, तो इट विल बी ट्रैप्ड बाय दिस लिम्फोइड टिश्यूज। समझ में आया आपको? इन लिम्फोइड टिश्यूज को हम एक नाम देते हैं प्रॉपरली, क्योंकि ये म्यूकोसा के साथ जुड़े हुए हैं, तो वी कॉल देम म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, है ना। लिम्फ नोड्स से ये डिफरेंट है। लिम्फ नोड्स का मैंने आपको बताया कि वो बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं, दे आर एट वेरियस प्लेसेस। ये कहाँ होंगे, ये लिम्फोइड टिश्यूज कहाँ होते हैं, ये म्यूकोसा में होते हैं, इन द म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ट्रेकिया ब्रोंकाई में, वहाँ की वॉल में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर ये यूरिनरी ट्रैक्ट, या दोनों को मिला के मैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कर देता हूँ, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो दे आर प्रेजेंट इन दीज प्लेसेस, ध्यान रखना है आपको। वेयर डू यू फाइंड दिस म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू? तो इन द म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन द म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड इन द म्यूकोसा ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो इस तरह से कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस एंटीजन सांस के साथ, फूड के साथ, या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर गया है वहाँ से ओपनिंग से, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से वहाँ से वेजाइना से अंदर घुस रहा है, तो इवन ये वहाँ पर जो हमारी वेजाइना होगी, उसके अलावा अंदर की तरफ सर्विक्स होगा, वहाँ ये सारे प्रेजेंट होंगे। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया? इनको हम शॉर्ट में माल्ट बोलते हैं, माल्ट, दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, कि ये जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, डू नॉट फॉरगेट दिस पार्ट, लिम्फोइड टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, सॉरी ऊपर इसको मेरे को माल्ट करना था। ये जो माल्ट होता है हमारा, यहाँ लिख देते हैं, ये जो हमारे म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी। इज दैट क्लियर? जो हमारे म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, टोटल लिम्फोइड टिश्यूज में से 50% जो होंगे ये माल्ट हो जाएंगे। अब ये जो माल्ट होते हैं इनमें भी दो टाइप हैं। एक, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल में होंगे उनको GALT गाल्ट बोलेंगे, दैट इज गट, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, तो गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू हो जाएंगे। और एक हो जाएंगे बाल्ट, BALT। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकिया होते हैं, ब्रोंकिया की वॉल में जो होंगे उनको हम ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहेंगे। बहुत आर टाइप ऑफ, दोनों म्यूकोसा में होते हैं, तो दे आर बेसिकली माल्ट। लेकिन जो गट में होते हैं उनको गट एसोसिएटेड बोलेंगे। गट की जो म्यूकोसा है, एलिमेंट्री कैनाल की जो म्यूकोसा है, उसकी वॉल में जो होंगे उनको गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलेंगे। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो होंगे उनको हम ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलेंगे। तो ये म्यूकोसा में होते हैं। इसी तरह से बच्चों
ये जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, इसी में एक आ जाता है आपका पेयर्स पैचेस। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ड्यूोडेनम को छोड़ दो, जेजुनम और इलियम जो है वहाँ पर ये लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो ले लेते हैं अपन, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ उसकी वॉल में ये प्रेजेंट रहेंगे पेयर्स पैचेस। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बता रखा है आपको पहले कि दीज आर बेस नथिंग बट दीज आर लिम्फोइड टिश्यूज। एक और आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन में जो अपेंडिक्स है वो भी एक प्रकार का लिम्फोइड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वाला फंक्शन खत्म हो गया है, तो वेस्टिजियल है। तो वेस्टिजियल होने के बाद जो हमारी अपेंडिक्स है इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू लिम्फोइड टिश्यू। तो बच्चों ये मैंने आपको हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बताया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी।